बीएसएन में आपका स्वागत है। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको गुड़गांव में एनसीआर में बच्चा बच्चा जानता है। वो उनकी एक शैली है कि वो आरटीआई एक्टिविस्ट कह ले या पीआईएल एक्सपर्ट कह ले, उनकी एक शैली है कि वो जहाँ भी कमी देखते हैं, जहाँ भी करप्शन की ज़रा सी भी गुंजाइश होती है, वहाँ बिना डर के अपना पैर फंसा देते हैं। इस संदर्भ में उन्हें कई बार, एक बार तो बहुत बड़ी चोट खानी पड़ी। और आज हमारे साथ वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मिस्टर हरेंद्र धिंगड़ा। हरेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नवल साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बिल्कुल, और मेरी बात सुनने का मौका दिया। बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत सारे क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग इनके बारे में सही भी कहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव भी कहते हैं, शायद जिनको हानि पहुंचती है या जिनके ऊपर हमारी आम भाषा में कहा जाता है सेक पहुंचता है, तो उनके लिए ये गलत भी हो सकते हैं, उनके लिए गलत हो सकते हैं। लेकिन आज इनके पूरे सफ़र के बारे में इनसे जानेंगे कि कैसे हरेंद्र धिंगड़ा बिजनेसमैन से एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए। बीएससी इंजीनियरिंग पास कुरुक्षेत्र के आरईसी से इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद अच्छा खासा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस रहा इनका, और बिजनेस के बाद अचानक वो इस क्षेत्र में कैसे आए। हरेंद्र जी से मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर एक बिजनेसमैन हरेंद्र धिंगड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बना? जी, हम लोग बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस करते हुए कुछ अमेरिका मेल्टडाउन हुआ 2008 में। उसके बाद कुछ कस्टम अधिकारियों ऑफिसेज में हमें जानकारियां चाहिए थी अपने एक्सपोर्ट दिखाने के लिए कंप्लीशन के, उसमें जानकारियां हमें नहीं दे रहे थे, जबकि ऐसा प्रावधान था। हमने आरटीआई एक्ट का यूज़ किया, उन सूचनाओं को लिया। यही नहीं हमारा काम हुआ, हमने फिर उस जो दफ्तर था डीजीएफटी, उसमें कोशिश की कि आरटीआई जो है ऑनलाइन हो जाए। हर शख्स को जिसको भी वो चाहिए सूचना वो ऑनलाइन मिल जाए, वो आरटीआई और वो लोगों के पीछे क्यों पड़े। जी, तो हरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत पर जब आपके ऊपर आफत पड़ी तो आपने इस एक्ट का इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई कि आप लोगों के लिए आरटीआई लगाने लग गए और बहुत सारे मामलों में पीआईएल भी आपने दाखिल की? ये ऐसा जी, जैसे हमें देखा कि एक साधारण सा एक सबसे जो आरटीआई एक्ट है, मैं इसको कहता हूँ, ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टूल जो दिया है सरकार ने पब्लिक के हाथ में, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। हमारा पैसा हम मांगेंगे हिसाब। उस एक्ट के तहत जब हमने देखा कि हमारी चीज़ें सुधर गई, हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो नहीं मिल रही थी, तो क्यों ना इसको एक ऑनलाइन किया जाए, औरों के लिए भी सूचना उपलब्ध कराई जाए, ये रास्ता दिखाया जाए। फिर हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काम में आगे अपना बढ़ना शुरू कर दिया। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि अब तक आपने कितनी पीआईएल और कितनी आरटीआई लगाई? मैंने 10 पीआईएल लगाई हैं जी, और 9000 के आसपास आरटीआई लगा चुका हूँ इस लगभग 15 साल के सफर। कुछ एक दो ऐसे बड़े मामले जिसमें आपको आंशिक या पूरे रूप से सफलता मिली हो, उसका कुछ उल्लेख करना चाहेंगे? सबसे पहले फॉरमोस्ट एक झांझरिया थे जी, आईएफएस ऑफिसर। उन्होंने किसी से विडो से, कारगिल विडो से कुछ रिश्वत मांगी थी, जिसके तहत हमने फिर उनके खिलाफ आय सजा संपत्ति में हम पीएल में गए थे। हालांकि वो गुजर गए, वो इन्फ्रक्चुअस हो गया मामला, लेकिन उन विडो को भी मिल गया वो अपना पंप, और दूसरा उनको वहाँ तक उनकी पूरी जांच हुई, जो नतीजे बहुत सक्सेसफुल रहे। सेकंड है ग्वालपाड़ी, 464 एकड़ ज़मीन जो है वो शामलात की ज़मीन इन्होंने बांट दी थी, जिसको हमने हाईकोर्ट में पीएल लेके वापस एमसीजी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव को दिलवाया। तीसरा एजीएल था जी, 6 टेलीकॉम कंपनीज ने दोहरे अकाउंटिंग सिस्टम बना के कुछ पैसा दबा रखा था सरकार का, जिसके लिए हम पीएल में गए। CWP 15385 ऑफ 2018-17, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट तक एस्केलेट हुई, और उसमें पैन इंडिया, हम सिर्फ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए गए थे, 28,000 करोड़ था, वो 92,000 करोड़ का फाइनली पैन इंडिया हुआ, और 92,000 करोड़ रुपए की रिकवरी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की। इस सफ़र के दौरान जो आपने ये जो पीआईएल और आरटीआई की सफ़र के दौरान
आपको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हमने भी देखा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता से। हमने भी वो वक्त देखा, आपको उसके लिए शायद जेल भी जाना पड़ा। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि वो क्या, वो सफ़र, वो जो टाइम पीरियड था वो कैसा था और क्या था? बहुत दुखद था जी। मतलब उसमें जो हमारे जानकार थे साथ, खास करके जो IAS IPS ऑफिसर्स थे, जो हमारे बहुत क्लोज थे, जिनसे हम सुबह शाम राम राम करते थे, वो उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। 8 या 9 मित्र रह गए थे, बाकी सब भाग गए। आप देखिए 15,000 मित्र मेरे सोशल मीडिया पे हैं। उसके बाद एक भरा पूरा परिवार है, साथी हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी सामने नहीं आया सिवाय 8 मित्रों के जो आखिर तक हमारे साथ रहे। रही बात यह कि हमारे पे क्यों किया गया, वो उनमें 3 हम पे FIR की गई, 2 कैंसिल हो चुकी हैं, 1 पे स्टे है। बाकी क्योंकि मामला संज्ञान में हाई कोर्ट के, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जी जी जी, उस पर हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। और आप उस वक्त, आपकी पूरी फैमिली है, आपके बेटे बेटियां, वाइफ, तो पूरे परिवार का कैसा आपके साथ कोलैबोरेशन था? क्या इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ जी, मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसने, जैसे रॉक सॉलिड कहते हैं ना जी, बिल्कुल चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। उन 2 बच्चों को जिनका कोई लेना देना नहीं था, एक पोते को जो कि पैदा नहीं हुआ था, बहू को जो ब्याही नहीं गई थी, उस टाइम के केस में किया जिसमें हमने ही कंप्लेनेंट थे उसमें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल खड़े रहे, इन्होंने बोला पापा पीछे नहीं हटना, आप अपनी जंग जारी रखो, ये कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। और मैं जिस समुदाय से आता हूँ, हमारे गुरुओं ने बच्चों तक की कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो थोड़ी सी उनके साथ हैरेसमेंट थी, जो टॉर्चर था, तो क्यों ना हम, क्यों नहीं, जब गुरु सब कुछ सह सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत उनके अनुयायी हैं, थोड़ा बहुत हमें भी सहना होगा सच के लिए। कई बार आपके सींग पॉलिटिशियन से भी। जी जी जी। तो वो कोई किस्सा आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें? नहीं, पॉलिटिशियंस के साथ बहुतों के साथ हुआ है, खास करके एक भूतपूर्व मंत्री के साथ। उनकी शायद टिकट भी कट गई थी हमारी पिटीशन में, जैसा उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। जी जी। तो उसके बाद वो शायद हमारी कोई तपस्या में कमी रह गई, हाई कोर्ट से हम फाइनली 5 साल लड़ने के बाद हार गए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो पुलिस की रिपोर्ट, हालांकि अब मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर माथे पे पूरे इज्जत और सम्मान करता हूँ, तो उसमें हमें नहीं मिली। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो 5-6 साल का पीरियड था, उसमें हमें काफ़ी टर्बुलेंस आई मंत्री जी के दौरान। जी। तो हरेंद्र धिंगड़ा जी, इस मामले में PIL और RTI के मामले में एक जाना पहचाना और चिर परिचित सा नाम है शहरवासियों के लिए। हमने इनकी प्रारंभिक चीज़ें और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जाना। अब कोई ऐसा केस जिसको आप में लगा हो कि इसके बाद, इस RTI के बाद और इसके सॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली हो, कि हरेंद्र धिंगड़ा को लगा हो कि मैंने ये लोगों के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया? सबसे ज़्यादा मुझे आराम मिला जी, ये जो हमने हॉस्पिटल्स के लिए किया था, गरीबों के लिए, जी। स्कूलों में जो स्टूडेंट्स के लिए किया, ये मामला एक्सक्लेट हुआ हाई कोर्ट तक, और वहाँ भी ये अपहेल्ड हुआ कि मेडिसिटी को, आर्टिमिस को, फोर्टिस को, जिनको सरकारी ज़मीनें उस पर मिली हैं सब्सिडाइज रेट पे, उनको देना है फ्री। उसमें मेडिसिटी को 10%, उनको 20% और आउट पेशेंट में 30% जो OPD होती है। तो ये बहुत संतुष्टि थी जी, जो बंदे 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे थे वो भी मेडिसिटी में इलाज करा पाते। हालांकि इतनी सफलता हमें कानूनन तो मिल गई, लेकिन लोग जाने से इसलिए डरते हैं कि वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख के, शायद कुछ लोग, जो एक मजदूर आदमी है 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने का, वो अगर उस पर 12 हज़ार का टेस्ट ही लिख दिया जाए तो वो बेचारा क्या करेगा। हमने फिर वो लड़ाई भी लड़ी कि टेस्ट भी जो हैं वो सरकारी उस पर होने चाहिए। तो मुझे उसमें बहुत सुखद अनुभव हुआ था। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है हरियाणा की, उसके बारे में भी आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके संज्ञान में हैं। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी और सरकार की बाद में पूछूंगा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज।
जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो, यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। मेजर ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है। वो आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास प्रूफ है जी। मैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ली, चाहे उन्होंने बेनामी कर रखी हैं, अब वो सब चीज़ें हैं मेरे पास, जिसको मैं एक प्रॉपर पीएल के थ्रू आ रहा हूँ और सबकी जांच के लिए मांग रहा हूँ। करप्ट हैं, बेसिकली करप्ट हैं। जो आदमी नौकरी लगता है, आता तो किसी और ब्याह पे है, तब उनके पास 4 कट्ठे ज़मीन नहीं होती, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं हो जी। और अब वो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं जी, मतलब हजारों गुना, लाखों गुना। तो ऐसे कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने आईपीएस और कितने आईएएस? देखिए जी, मुझे तो मेजॉरिटी ही ये लगती है जी। नंबर तो मैं अभी आपको, क्योंकि ये मैटर मेरे पीआईएल का है, अगर मैं पहले ही उसमें वो करूँगा और बहुत जल्दी, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2-3 महीने में सारे, और मैं मेरे डाटा जो है ना जी, वो आरटीआई से हैं जी नूरा साहब। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ जी। आरटीआई में भी जो डीओपीटी पे ब्यूरोक्रेट्स ने डाली हुई है अपनी इनकम एसेट्स की, मैं उसी को मान रहा हूँ। मैं इनके द्वारा दी गई सूचना ही मान रहा हूँ। मैंने कुछ बेनामी की बात नहीं कर, मैं बेनामी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को इकट्ठा कर रहा हूँ और वो इकट्ठा करके मैं हाई कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये इन लोगों के पास जब ये नौकरी लगे थे तब ये था। अब कोई कह रहा है मेरी माँ की इनहेरिटेंस आ गई। अरे वह माँ की इनहेरिटेंस, माँ भी तो आपके साथ थी तब, उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं आपने नोबल करी? कोई कह रहा है जी मेरे भाई ने अमेरिका से पैसे भेज दिए, कोई कह रहा है मेरा ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पढ़ता वो पैसे भेज रहा है। तो भैया जब वो पढ़ने गया तो वो खर्चे कहाँ से हुए? वो सारी बातें तो जवाबदेही की है ना। सो लेट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट है। हम तो रिटायर्ड जज से कह रहे हैं या सीबीआई इंक्वायरी करे, जो भी सुप्रीम कोर्ट समझे। हम बहुत जल्दी 2-3 महीनों में, डॉक्टर साहब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। डीओपीटी ओपन साइट है, हर अफसर ने अपनी अपनी वो दी हुई है, संपत्ति का ब्यौरा दे रखा, सबने दे रखा। उस संपत्ति को आप मैं ना तो मार्केट रेट लेना चाहता हूँ, ना मैं वो जो रेट जिन पे उन्होंने दिए हैं, मैं सर्कल रेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि यही अफसर कहते हैं सर्कल रेट पर रजिस्ट्री होनी चाहिए जी। तो सर्कल रेट लेने से ये सैकड़ों करोड़ रुपए हो जाते हैं जी। तो फिर ये क्यों, कैसे आए? अब इस चीज को पर पर्सन बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी फिर बदनामी हो जाती है जी। जब तक हम पूरा हाई कोर्ट में ले आए, लेट हाई कोर्ट ऑर्डर एन इंक्वायरी, इंक्वायरी में हम अपने साक्ष्य देने को तैयार हैं सारे। और हम तो, हमारी तो कोई बात झुठलाने वाली है ही नहीं, हमारा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। हमने डीओपीटी से जो उसके साइट से लिए हैं, उस साइट को हमने सर्टिफाई करवाया है, हमने सावधानी बरती है। हम डीओपीटी के अफसरों के पास गए, अंडर सेक्रेटरी के पास जी, अंडर आरटीआई, कि जी हमें जो आपने छापा है, उन्होंने कहा जी लिंक हमारा है, इसमें क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? हमने फिर भी सर्टिफिकेशन मांगा है। उस सर्टिफिकेशन की देरी है, वो जैसे ही आया, आज कल परसों तरसों जब भी आएगा, बहुत जल्दी आ सकता है, 2-3 महीने में हम पीएल डाल देंगे। पीएल डाल देंगे जी जी। और एक दो चीज़ें और भी मेरे संज्ञान में उन दिनों आई थी कि आपने, चाहे वो केओडी का मामला हो, चाहे अपू घर का मामला हो, उस पर भी आपने शायद जी हमने काम किया। केओडी रिसील हुआ, मेरी एक क्रिमिनल कंप्लेंट पेंडिंग है। टीसी गुप्ता एंड 5 जो सर्विंग आईएएस ऑफिसर, टीसी गुप्ता राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन है जी, वो मेन एक्यूज्ड हैं। 6 को मेरी कंप्लेंट पे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आदेश किए थे इंक्वायरी के। उस इंक्वायरी में विजिलेंस ने जी प्रारंभिक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट में उनको दोषी पाया है। थोड़ा सा मामला बताओगे केओडी का? क्या मामला? सब केओडी ऐसा हुआ कि ये एक सज्जन है, ये गए तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास जी, उनके घर में बैठ के इन्होंने कहा कि एक ये कल्चरल का सेंटर बना था जी 29 सेक्टर में जी, यहाँ पर राजस्थानी, हरियाणी फोक्स और ये सब परफॉर्म होते थे जी, या होने वाले थे जी। ये बनाया था हुड्डा ने बिल्कुल एट दैट टाइम, जिसमें एक ओपन एयर थिएटर भी था जी जी। 8 करोड़ रुपए उस टाइम कॉस्ट आई जी 2006-07 में जी 8 में एक प्रपोजल चला दिया कि ये हम किसी कंपनी को दे देते हैं, टेलर मेड, जिसने ये काम किया हो, विज क्राफ्ट या जो भी ऐसा है, ताकि वो उसको 36 लाख रुपए महीना किराए पे। और हैरानगी की बात है कि 2009-10 के बाद किराया ही नहीं दिया उन्होंने कभी।
10% बढ़ना चाहिए था 2008 के बाद 11 में, वो बढ़ने की बजाय वो किराया ही नहीं दिया गया। फिर आप देखिए, अब ये ऑफिस आपका है, मुझे नहीं पता किराए पे है ये ऑफिस पे, ये कैसे है। अगर आपका किराए पे है तो क्या आप इस पे लोन ले सकते हैं? पॉसिबल ही केओडी नहीं लिया हुआ है, बिना मालिक की सहमति के। मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, वर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें केओडी पे इन्होंने लोन लिया हुआ है बैंकों से। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया हो या पूरे केओडी पे लिया? लैंड रखनी पड़ती है ना, मॉर्टगेज तो अभी करोगे आप जी। मॉर्टगेज लैंड हुई है, लीज की लैंड कैसे मॉर्टगेज हो गई? तो ये बैंक ने भी नहीं देखा। अब वो नहीं, आप, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप और मैं जाएं तो 1.5 करोड़ या 1.5 लाख का लोन लेने में भी 10 फोन करके नहीं मिलेगा, और उनको नहीं मिलेगा। 140 करोड़ का लोन हो गया। आप और मैं अभी कुछ सप्लाई करें, कुछ दुकान खोलें, हमारा 10 लाख रुपए या 5 लाख या 1 लाख ओवरड्यू हो जाए वैट का, हमें पकड़ने आ जाते हैं। ये इतना एक्ट स्ट्रांग है वैट कि इसमें 48 दिन तक तो बेल ही नहीं होती है जी, ऑन एवरेज जी। और इन्होंने जनाब 30 से लेकर 48 करोड़ तक का वैट आज भी बकाया है इनका, इनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की मेहरबानी है हमारे पे कि उन्होंने इसको सील करवा दिया, नहीं तो चले जा रहा था। यही हाल अप्पू घर का है। अप्पू घर भी लीज पे है, वो भी बेच रहे हैं। उन्होंने तो शायद दुकानें तक बेची, दुकानें बेच दीजिए, मतलब कमाल है। तो आप लीज ले रहे वो उसमें क्या था, उसमें आपने क्या उसमें हमने पूछा था जी कि आपने कैसे दे दिया, या तो बस अड्डे की जगह थी वो जी, फाइलों पे है मेरे पास। हाँ, बस अड्डे की जगह 29 में अंतरराज्यीय बस अड्डा बनना था, अड्डा बना, उसकी हमारे पास वो है। वो जब देनी थी तो उसके बाद आपने कैसे वो कर दिया, बताओ कैसे उसको चेंज कर दिया, सब कुछ वो कर दिया, तो गलत है ना जी। जी। तो इन दोनों आपने जिस तरह की आरटीआई लगाई, जिस तरह के पीआईएल लगाए, तो आपके पास तो बहुत सारे लोगों ने संपर्क भी किया होगा कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या प्रलोभन भी दिया होगा। देखो जी, पहले दे ट्राई टू स्केयर यू, देन दे ट्राई टू बी फ्रेंडली विद यू, देन दे अब्यूज यू। सब कुछ साम दान भेद सब करते हैं, लेकिन हमने जब उन्होंने देख लिया कि ये नहीं करने वाला, तो फिर हमें ब्लैकमेलर भी कह देते हैं, जबकि आज तक पूरा इतिहास गवाह, और आप तो यहाँ रहे हो इस लाइन में जी। हमने किसी 1 रुपये नहीं लिया आज तक, किसी हमने पीएल डाली उसमें 1 रुपया किसी से नहीं लिया, हमने किसी से आरटीआई में नहीं लिया। हमने खुद अपने जितने रिसोर्सेज थे, जितनी हमारी औकात है, जितनी हिम्मत है, उतना हम करते हैं और रिजल्ट्स के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आने वाली टाइम में ये आने वाली जनरेशन ये ना कहें जब करप्शन हो रही थी तो हमारे क्या पूर्वज चुप थे। ये बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है, जिन्होंने जान दे दी देश के लिए। हम लोग अगर जान नहीं दे पा रहे तो इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम थोड़ी सच्चाई तो लाएं, ईमानदारी। मैं एक बात आपसे पर्सनल पूछना चाहूँगा, आपके व्यक्तिगत की, कि आरटीआई एक्टिविस्ट एक ऐसा नाम है जिसमें लोग थोड़ा सा शक शुबा भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं, हमने देखा सुना भी है कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट एक अलग सा ट्रेंड अपना लेते हैं, जिसे हम ब्लैकमेल कहते हैं या कुछ। हरिंदर धिंगड़ा उन सबसे अलग कैसे? शायद मेरी असूल खून में ऐसा था, ज़रूरतें कम थी, पैसा था मेरे पास, मैंने कमा रखा था, पुश्तैनी भी था, तो शायद इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, या मेरी परवरिश ऐसी थी। तो आपको इस पूरे 2008 से 2025 के दौरान 17 साल में प्रलोभन भी बहुत मिले जी, बहुत मिले। मैं नाम नहीं लूँगा, एक राजनेता के उनके पीए आए गाड़ी लेके इनोवा, एक तो मेरे पास साक्ष्य भी हैं उसके, उन्होंने कहा कि इसमें पैसा पड़ा है, आप ले लो और इसको पिटीशन को वापस ले लो। हमने कहा हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, हम इतनी कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे जानकार हो, पुराने हमारे साथ रेवाड़ी के हो, हम आगे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे ले जाइए। तो हरिंदर धिंगड़ा रेवाड़ी से, एक चीज़ और नहीं पता लगी? नहीं, मैं बेसिकली रोहतक में पैदा हुआ, रेवाड़ी में मैंने व्यापार किया और यहाँ ज़्यादा रेवाड़ी रहा। अच्छा। मैं 1998 से गुड़गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, 1998 से पहले आप रेवाड़ी रहे? जी, 1986 से। एक्सपोर्ट में थे तब आप रेवाड़ी से भी कर रहा था जी, यहाँ से भी, गुड़गांव से भी कर रहा था, वहाँ भी रहा हूँ मैं 12 साल। तो देखिए, इस 17 साल के सफ़र में हरिंदर धिंगड़ा को बहुत सारी धमकियाँ भी मिली होंगी, कभी डर का एहसास हुआ? मैं देखिए, कभी कभी लगता भी है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई बार ऐसा फील होता है कि यार क्यों कर रहा है तुम, किस लिए, बट फॉर। कई रातों को ऐसा लगता है कि ये जो समाज सानू की वाला एटीट्यूड है जी,
तो लेकिन फिर सुबह वही जोश, वही बात, वही सब कुछ होता है। बिल्कुल यूनिक होगा। कहाँ से आती है प्रेरणा? शायद खून में है। बाप, मेरे दादा के फर्स्ट कज़न जो हैं वो फ्रीडम फाइटर थे, तो इसमें सजा हुई थी उनको मौत की लंदन में। इसमें मिसेस धिंगड़ा का कोई रोल? पूरा रोल है जी, उनके बिना हो ही नहीं सकता था। तो वो कुछ मोटिवेशन की कोई कहानी, कोई चीज़, बात याद? नहीं, हम कई बार थक के हार जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, बिल्कुल मत घबरा, मरना तो एक बार है ही, शान से मर। तो वो आपको प्रेरणा देती रहती जी, है। तो उनका योगदान है ना, तो अभी आप कह रहे थे कि नहीं अंदर से आती है। नहीं, उनका भी योगदान है, मेरी माँ का भी है। मेरी माँ भी जिंदा है, अभी 92 ईयर्स ओल्ड हैं। जी जी। उनका भी, वो कह रहे हैं, जो हमने जेल जाने की बात हुई तो लोगों ने उनसे कहा बेटा तुम्हारा जेल भेज दिया 15 दिन के लिए, तो उसने बोला कि भगवान कृष्ण भी वहीं पैदा हुए थे, गुरुओं के साथ भी बंद किया गया था। तो कह रहे वो तो क्या है, मेरा बेटा उसी लाइन पे चल रहा है। वो एक माँ 92 साल की बात कहे, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस दौरान आपके सफ़र में बहुत सारी कठिनाई जिनका आपने जिक्र किया, और दोस्तों आज के एपिसोड में अभी हम विराम लेंगे और हरेंद्र धिंगड़ा जी का जो आग और सफ़र है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। आपने सुन ही लिया होगा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 9000 RTI फाइल की हैं, वो गुड़गांव से भी हैं, गुड़गांव के बाहर की भी हैं। तो अगले एपिसोड में जानेंगे हरेंद्र धिंगड़ा का एक नया रूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।